हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2025 क्लास 9th के लिए साइंस के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए पेपर हैं और दोनों में ही आपको आंसर्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि साइंस के अलावा आपके जो एसएसटी और मैथ्स है, इनके हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के पेपर सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद में आपके संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, इनके भी आपको ओरिजिनल पेपर के सॉल्यूशन यहाँ पे अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में अपने टोटल 28 क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले, उन सभी के सॉल्यूशंस देखेंगे। बाईलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, समय आपका रहेगा 3.25 घंटे का। 100 नंबर का आपका पेपर आने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है। बेहतरीन ढंग से आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से अपने क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे एग्जाम में। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जिसमें इसका आकार व आयतन निश्चित होता है। द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो ये कौन सी स्टेट होती है? ये होती है अपने सॉलिड यानी ठोस। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का एक उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का एग्जाम्पल कौन सा है? तो ये कंपाउंड का एग्जाम्पल अपने हो जाएगा वाटर, ठीक है ना, जल। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अमोनियम सल्फेट का अणु सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट इज कौन सा है? तो देखिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा, NH4, बाहर लिखना है 2 और SO4। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का अणु भार होगा, मॉलिक्यूलर मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 इज क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे H का जो है हम लिखेंगे यहाँ पे 1, फिर है अपने NO3। नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे 14, प्लस लगाते जाएंगे बीच में। ऑक्सीजन का होता है अपने अणुभार कितना होता है 16, और इनटू कर देंगे 3, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 3 है। अब इन सबको कर लेंगे प्लस, तो देखिए 1 और 14 टोटल हो गया 15, प्लस और 16 3 जा यानी 16 होते हैं अपने 48। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो अपना आंसर आएगा 63U। ठीक है ना, तो अपने 63 कौन सा ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अणुभार यानी मोलर मास अगर आपको निकालना है तो आपको सिर्फ हर, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनका अणुभार ध्यान रखना और कितने एटम्स हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम आता है अपने कितने नंबर पे? सोडियम आता है 11 नंबर पे। ठीक है ना, तो क्लासे बनाते हैं KL M और N। ठीक है ना, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 रखा, इसमें 8 रखा और इसमें 1 रखना पड़ेगा, 281। ठीक है ना, आपको जो ये नेम होते हैं कम से कम 20 तक आपको आने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, इस प्रकार से। ठीक है ना, तो 11 नंबर पे ये आता है, तो अपने ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 281। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस ऑफ द सेल इज। तो ये कौन होता है? ये होता है अपने पावर हाउस, बोला है पावर हाउस होता है अपने माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में केंद्र की खोज किसने की? न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों के द्वारा सुनी जाने वाली श्रव्य आवृत्ति की परास होती है। द रेंज ऑफ ऑडियो फ्रिक्वेंसीज हर्ड बाय ह्यूमन इज। तो आदमी जो फ्रिक्वेंसी आवृत्ति सुनता है उसकी परास यानी उसकी रेंज क्या होती है? तो हम जानते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है ना, तो अपना ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है ना, बाकी ऑप्शन सारे क्या है? इनकरेक्ट है। ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर किसी व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर व्यक्ति का भार क्या होगा? मतलब इफ द वेट ऑफ अ पर्सन 60 न्यूटन ऑन अर्थ
देन इट्स वेट ऑन मून विल बी, क्या होगा, तो मून पे 1/6 होता है और यहाँ पे कितना बता रखा है 60, तो इसको हम अगर कैंसिल करें तो आंसर आएगा 10। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, 10 न्यूटन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेग में परिवर्तन की दर है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज, तो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ठीक है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गतिज ऊर्जा का मान निर्भर करता है, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स, तो गतिज ऊर्जा है वो किस पे निर्भर करती है, तो इसका सूत्र देखिए 1/2 mv²। तो ये मास पे और वेलोसिटी पे यानी द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और यहाँ पे सी एकदम करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग यानी बोथ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। शक्ति का मात्रक है, द यूनिट ऑफ पावर इज, तो पावर की यूनिट क्या होती है, ये होती है अपने वॉट। क्या होती है, वॉट। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लोएम उत्तक का मृत भाग है, द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज, फ्लोएम में कौन सा हिस्सा होता है जो मृत होता है, बाकी सारे जीवित होते हैं, एक मृत होता है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है फ्लोएम रेशे यानी फ्लोएम फाइबर। ठीक है ना, ऑप्शन अपना बी करेक्ट हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादपों में फ्लोएम का कार्य क्या है, द फंक्शन ऑफ फ्लोएम इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में फ्लोएम क्या काम करता है, तो फ्लोएम से फूड याद रखिए, तो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट यानी खाद्य संवहन करता है। अगर जाइलम पूछते तो जाइलम क्या करता है, जाइलम करता है जल का संवहन। ठीक है ना, तो अपने इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्लोएम फूड यानी भोजन का संवहन करेगा, हर भाग में भोजन को भेजता है। अगला क्वेश्चन है अपना, विभुजित तक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, मेरिस्टेम इज अब्सेंट इन शेल, तो क्या होता है इनमें कोलन कायमा नहीं होता, क्या नहीं होता, कोलन कायमा। ठीक है ना, अपने बी ऑप्शन करेक्ट होगा। राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं और डीएनए भी होता है इनमें। ठीक है ना, क्या नहीं होता अपने, कोलन कायमा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या होता है ये, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला अपना है जिसमें हमसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से हैं। पहला पूछा है, कोलाइड एक डैश मिश्रण है, तो कोलाइड कैसा है, कोलाइड हिंदी में बोलेंगे विस्मांग, विस्मांगी। ठीक है ना, विस्मांगी मिश्रण है। और इंग्लिश में बोलेंगे हेटेरोजेनस। ठीक है ना, स्पेलिंग लिख देता हूँ, HETERO, हेटेरोजीनस। ठीक है, OUS। ठीक है ना, हेटेरोजीनस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। अगला बोला है, ऋण आवेशित कण को डैश कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एन, तो ऋणावेशित होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या उसको हम बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं, एनायन, एनायन। ठीक है, एनायन। ठीक है ना। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है इसलिए इसको एनायन, अगर पॉजिटिवली होता ना तो उसको हम बोलते हैं कैटायन, इंग्लिश में बोलते हैं कैटायन, और धनावेशित भी बोल सकते थे। ठीक है ना। अगला है, समस्थानिकों के समान होते हैं लेकिन डैश भिन्न होते हैं, आइसोटोप्स हैव डैश सेम एंड बट डिफरेंट, तो सेम क्या होता है और डिफरेंट क्या होते हैं, तो समस्थानिकों के यहाँ पे लिखेंगे द्रव्यमान संख्या समान होती है, समस्थानिक जो होते हैं ना, समस्थानिक। ठीक है ना, इसमें क्या रहेगा अपने समस्थानिक में यहाँ लिख देंगे भिन्न, भिन्न में लिखेंगे समान, में यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान संख्या नहीं परमाणु संख्या ना, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या इनमें समान रहती है और द्रव्यमान संख्या ये भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, परमाणु संख्या समान समस्थानिकों में और भिन्न होती है द्रव्यमान संख्या। ठीक है। आइसोटोप्स हैव सेम, तो यहां लिखेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, और मास नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्मघाती शैली, यहाँ पे शैली मिसप्रिंट है, थैली डैश को कहते हैं,
मतलब डाइजेस्टिव बैग ऑफ द शेल, उसको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं, लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम को, ठीक है ना। यहाँ स्पेलिंग लिख देता हूँ, लाइसोसोम, LYSOSOMES, लाइसोसोम्स, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, जाइलम मृदा से डैश तथा डैश का सेवन करता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट डैश एंड डैश फ्रॉम सोइल, क्या क्या करता है, तो ये करता है अपने लाइसोसोम जो होता है मृदा से क्या लेता है, खनिज लवण और जल, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे जल व खनिज लवण, तथा तो लिखा है खनिज लवण, खनिज लवण, ठीक है ना। और इसमें क्या लिख देंगे, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है ना, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को डैश कहते हैं, तो दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे पहले लिख देंगे स्पीड, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमसे पूछे एक एक दो दो नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन, एक एक नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके पेपर 100 नंबर का है तो आपको हर टाइप के और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है, यौगिक किसे कहते हैं, व्हाट इज कंपाउंड, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं, जो रिटर्न में है ना उनको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, राइट द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल है, इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। ये वन लाइनर मतलब वन वर्ड क्वेश्चन है, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट, ठीक है। तो ये आपको पता है क्या होता है, स्क्लेरन काइमा, क्या होता है, स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा, ठीक है ना। इसका नाम याद रखिएगा, इसके स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इनकी स्पेलिंग आपको अच्छे से याद करनी है, स्क्लेरन काइमा, ठीक है ना। और टिश्यू बोल देंगे, ठीक है। स्क्लेरन काइमा का जो नारियल का हस्क होता है, कोकोनट का हस्क या बोलो नारियल का रेशा, वो बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन है, थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको सारे और सबके आंसर मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, 2 नंबर का है, जिसमें पूछा आणविक द्रव्यमान निकालिए। तो यहाँ पे अभी हमने इसके बारे में बात की थी, किस प्रकार से निकालते हैं, यहाँ हम निकालने वाले हैं। जैसे CO2, कार्बन, कार्बन आता है नंबर 6 पे, इसका द्रव्यमान होता है 12 प्लस, ऑक्सीजन आता है 8 पे, इसका होता है 16 इंटू 2, ठीक है, इनको कर लो प्लस, तो 12 12 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 32, 32 ऐड कर लो इनको, तो हो गया 44, 44 यू लिख देंगे पीछे, ठीक है ना। तो अपने कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 का कितना होगा, 44 यू, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट है CH3OH, चलिए चेक करते हैं इसका, ठीक है। इसका नाम पूछे तो क्या नाम है, इसका नाम है मेथेनॉल, क्या नाम है, मेथेनॉल, ठीक है। कार्बन यहाँ से ये हटा देते हैं, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। तो मेथेनॉल में देखिए CH3OH ये बोला गया है, C कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन अपने एक होता है, एक का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, प्लस ऑक्सीजन एक ही है 16 प्लस, और यहाँ पे लास्ट में अपने और एक हाइड्रोजन है ना, ठीक है ना, और एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो प्लस कर देंगे एक, ठीक है। इन सबको हमें प्लस करना है, तो अपने आंसर आएगा 32, ठीक है ना, कितना आएगा 32 यू, ठीक है। आगे आपने इसका इसका नाम क्या बताया आपने, मेथेनॉल, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है NH3, इसका नाम होता है अपने अमोनिया, क्या नाम है इसका, अमोनिया। तो नाइट्रोजन होता है अपने 14 प्लस हाइड्रोजन होता है 1 इंटू 3 हाइड्रोजन है, तो 14 प्लस 14 प्लस 3 बराबर हो गया 17 यू, ये इसका भी आ गया, ठीक है, बहुत ही आसान है। फिर अपने वाटर का दे दिया, ठीक है ना, H2O, तो अपने हाइड्रोजन है 2 इंटू 1 कर दीजिए प्लस, और ऑक्सीजन है यहाँ पे 16, सॉरी एक ही ऑक्सीजन है तो लिख दिया उसका द्रव्यमान, ठीक है। अब कर लेते हैं इनको, 2 प्लस 16 हो गया अपने 18 यू, ये आ गया आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, इसको डिस्कस करने वाले हम, ठीक है। ये जो क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं इन सब को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन देखिएगा, इसमें हम बात करेंगे द्रव्यमान और भार यानी डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट में, ठीक है। और यहाँ पे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले देखिए कि आपको
सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना हो तो आप किस प्रकार से चेंज करेंगे, ठीक है, सेल्सियस स्केल में। तो ये जो केल्विन में दे रखा, इसमें से 273 माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर इसमें से 273 माइनस करूंगा तो यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट में अपने को देख रखा है कि 500 केल्विन, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 500 केल्विन को, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 300, ठीक है। क्योंकि अगर मैं -273, हर बार आपको जब भी केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो तो आपको हमेशा 273 में से घटाना है। तो यहाँ पे मिलेगा अपने को 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर अपने 273, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ 273 373 में से, तो 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा अपने को आंसर, ठीक है। ये एक ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में अपने को यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि जो अपने घड़े का पानी है वो जल ठंडा क्यों होता है, वाई इज वाटर इन द पिक्चर इज कोल्ड इन समर, ठीक है। तो 12 तक जो क्वेश्चन है, गर्मियों में किस तरह के कपड़े हमें पहनने चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ शुड वन वियर इन समर, ठीक है। इनके आंसर्स देखते हैं 12 तक, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपना जो तीसरा क्वेश्चन था जिसमें हमसे पूछा था यौगिक, ठीक है ना। तो यौगिक क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से संयोजित किया जाता है तब इस प्रकार का एक नया पदार्थ बनता है, उसे यौगिक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं जल हो गया, कॉमन सॉल्ट यानी साधारण नमक हो गया, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अ प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर डिफरेंट एलिमेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन लाइक वाटर एंड कॉमन सॉल्ट, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये इनके एग्जाम्पल हो गए। चौथा क्वेश्चन था अपना कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों यानी रिएक्टेंट्स का कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर रहता है, अर्थात द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या बोलेंगे, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that in a closed system the mass of the reactants before a chemical reaction is equal to the mass of products after the reaction। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं this means that mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction। ये आप लिख सकते हैं। फिर अपना पांचवा क्वेश्चन है वो देखते हैं। पांचवा हमने उधर डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। छठा क्वेश्चन है अपना कि जिसमें हमने पढ़ा था कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, जब कोई वस्तु निश्चित ऊंचाई से पृथ्वी की सतह की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। वेग में यह परिवर्तन वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के रूप में जाना जाता है। इसे जी से दर्शाया जाता है, ठीक है। ये अपना गुरुत्वीय त्वरण है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अ सर्टेन हाइट then its velocity changes and this change in velocity produce acceleration in the object which is known as acceleration due to gravity denoted by g, जिसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। कोई भी सर्टेन हाइट से कोई भी हम चीज़ गिराएंगे तो उसके वेग वेलोसिटी में परिवर्तन आएगा और उसके कारण उसमें एक्सेलरेशन यानी त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है। ये क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है इसलिए इसको गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 8 था, वो देखते हैं कि सार्वभौमिक या बोल दीजिए आपकी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो क्या है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम कहता है कि ब्रह्मांड में हर वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल लगाती है, उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। यह बल दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका फॉर्मूला पूछा था तो क्या होता है, F इज इक्वल टू जी, ऐसे ऊपर लिख के M1 M2 भी लिख सकते हैं अपॉन में d², ठीक है ना। तो क्या बोला कि धरती पे जितनी भी चीज़ें वो एक दूसरे को अपनी ओर खींच रही है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। और उनका जो द्रव्यमान का गुणनफल के तो समानुपाती होता है ये बल, ठीक है, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इंग्लिश मीडियम वाले इस प्रकार लिखेंगे, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force. The force is directly proportional to the product of the masses of two objects and inversely proportional to the square of the distance between them.
ठीक है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के, और उनके जो मास होते हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन था अपना कि हमसे पूछा था कि मास और वेट में डिफरेंस, भार और द्रव्यमान में अंतर। चलिए देखते हैं क्या अंतर है। आपको दो लिखने हैं, यहाँ पे काफ़ी दे रखे हैं, आपको जो इजी लगे वो आपको दो अपने एग्जाम के लिए तैयार कर लेने हैं। पहले हिंदी मीडियम के लिए देखते हैं क्या अंतर है। किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ का परिमाण उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। परिमाण का मतलब हो गया वस्तु में जितने पार्टिकल्स होते हैं ना उनको बोलते हैं। और भार क्या होता है? भार होता है जिस वस्तु को या जिस बल से वो पृथ्वी के केंद्र की ओर खींची आती है उसे हम भार कहते हैं। ठीक है ना। अगला है जड़त्व की माप। वस्तु, इससे वस्तु की जड़त्व की माप होती है। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व का माप होता है, द्रव्यमान। ठीक है। और ये गुरुत्व बल की माप होती है। कहने का मतलब ये गुरुत्व बल का माप है। ठीक है। और ये कभी भी कहीं भी बदलता नहीं है, मतलब अक्षांश हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, स्थान बदलने पे सामान्य तौर पे नहीं बदलता है, जबकि ऊंचाई, अक्षांश, गहराई, स्थान बदलने पे भार बदल जाता है। ठीक है। जैसे चांद पे कोई आदमी यहाँ पे 60 है और चांद पे गया तो 1/6 सिर्फ 10 का रह जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। और द्रव्यमान जो है अपने एक अदिश राशि है और भार अपने क्या, एक सदिश राशि है। ठीक है ना। इसको साधारण तुला से, इसका माप है साधारण तुला से किया जा सकता है, इसका कमानीदार तुला से किया जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक, इसको केजी में मापते हैं हम। ठीक है ना, द्रव्यमान को। और भार को हम मापते हैं न्यूटन में। ठीक है ना। ये केजी में मापा जाता है द्रव्यमान, ये मापा जाता है न्यूटन में। अब इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी किस प्रकार लिखेंगे कि मास जो क्या है अपने स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। इसमें नो नीड डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ये अपनी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट। ठीक है। और ये मास ऑफ अ रिजिड बॉडी इज रेगुलर एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। मास जो होता है वो रेगुलर बॉडी, जो रिजिड बॉडी होती है उसका हर जगह सेम रहता है। वेट क्या होता है, ये चेंज होता है। ठीक है ना। और इसको मास कैन बी रिजल्टेड बाय ट्रेडिशनल बैलेंस, मतलब साधारण तुला से तोल देते हैं, लेकिन इसको स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। इसको केजी में, इसकी ऐसा यूनिट होती है वो केजी होती है। ठीक है ना। नॉर्मली इसको केजी से हम व्यक्त करते हैं, इसको न्यूटन से करते हैं। ठीक है। और ये मास, ये जो मास होता है ना, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और वेट कैन बी जीरो बेस्ड ऑन द ग्रेविटी एक्टिंग अपॉन इट। ठीक है ना। ये जीरो हो सकता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ठीक। मास डज नॉट चेंज बेस्ड ऑन लोकेशन, ये चेंज नहीं होता लोकेशन पे, ये चेंज हो जाता है। ठीक है ना। आपको बस कम से कम 4 याद होने चाहिए, बहुत ही ईजी वे में लिखे हुए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना 10वां था कि आपको बताना था कि तरंग दैर्घ्य और आवर्ती यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है उनको डिफाइन करना था। ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है देखिए। दो लगातार सुरंगों या गर्तों अथवा संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी को तरंग लंबाई या तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है, इसे लैम्बडा से दिखाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। मान लीजिए इस प्रकार से हमने वेवलेंथ ये बनाई एक, ठीक है ना, हमने एक तरंग, तो ये क्या है, ये सुरंग कहलाता है ऊपर वाला हिस्सा, और ये नीचे वाला ये गर्त कहलाता है। या तो इन दोनों के बीच की दूरी ले लो, या इन दोनों के बीच की दूरी ले लो, या फिर ये एक राउंड पूरा यहाँ तक का ले लो। ये तीनों चीज़ें जो बताई है उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम तरंग दैर्घ्य। ठीक है ना। और इसको लैम्बडा से दिखाते हैं, और इसका मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, क्योंकि लंबाई को बताता है। ठीक है ना। दूसरा अपना था आवर्ती। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है देखिए, इकाई समय में उत्पन्न पूर्ण कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। और इसको किससे शो करते हैं, इसको हर्ट्ज, हर्ट्ज। ठीक है ना। इसका मात्रक, आवर्ती का मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए देखते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, इन अ साउंड वेव द कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन एंड एन एडजेसेंट रेरिफेक्शन इज कॉल्ड इट्स अ वेवलेंथ। ठीक है ना। या तो आप दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन ले लो, या दो एडजेसेंट या कॉन्जिक्यूटिव रेरिफेक्शन ले लो, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है ना। इसको लैम्बडा से डिनोट किया जाता है। ठीक है। इसके ऐसा यूनिट मीटर होती है। ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कंप्लीट wave produced in 1 second or number of vibration per second is called frequency।
एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, उनको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट हर्ट्स होती है, ठीक है ना। और हर्ट्स जो होते हैं इसको शॉर्ट में एच जेड से हम डिनोट करते हैं। ये इक्वल होता है 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड के, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अपना 12th पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि गर्मियों में जो है अपने घड़ा है वो पानी को ठंडा किस प्रकार करता है, ठीक है ना। ठंडा क्यों रहता है? वाई इज वाटर इन द पिक्चर इज कोल्ड इन समर। ये अपना 12th क्वेश्चन था। तो देखिए, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा रहता है। जहां पानी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनसे पानी रिसता रहता है, सतह से वाष्पित हो जाता है और गर्मी को अवशोषित कर लेता है, जिससे अंदर का पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है। एक कॉमन प्रोसेस है, हमें पता है। तो मेन रीजन क्या हुआ है यहाँ पे? वाष्पीकरण। Water in an earthen pitcher stays cool in summer due to the process of evaporation. Water, where water seeps through the pitcher's pores, evaporates from the surface and absorb heat, thus cooling the वाटर इनसाइड, ठीक है। जो छोटे छोटे पोरस होते हैं अर्दन पॉट के ऊपर या पिक्चर के ऊपर, उससे वाटर इवोपोरेट होता रहता है और उससे अंदर का पानी है वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसके बाद जो अपने को नेक्स्ट में पूछा था, ये था कि गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ शुड वन वियर इन समर, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर देखते हैं, किसी आदमी को गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें सूती हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। सूती कपड़े पानी को अच्छी तरह सोख लेते हैं, और चूंकि गर्मियों में हम बहुत पसीना आता है तो सूती कपड़े हमारे शरीर से पसीना सोख लेते हैं और शरीर के साथ चिपकते नहीं है, वाष्पीकरण भी तेजी से हो जाता है। ये मेन रीजन होता है। वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स एंड लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर्स। कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, क्योंकि जो कॉटन होता है अब्जॉर्बर अच्छा होता है पानी का। सिंस वी स्वेट अ लॉट इन समर, cotton clothes absorb sweat from our body and exposes the sweat to the atmosphere, making its evaporation faster, जिससे evaporation है वो तेज हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो 13 से, ठीक है, किस प्रकार से 12 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बताना है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल, मतलब अपने को संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड विलयन, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, कोलाइड, इसके बारे में बताना है। फिर 14 में पशुपालन किस प्रकार लाभदायक है ये बताना है। हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस बेनिफिट्स फार्मर, किस प्रकार से। फिर एक गति का तृतीय नियम को उदाहरण देकर राइट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद एग्जाम्पल। फिर 16 क्वेश्चन है संवेग को परिभाषित करना है, डिफाइन द मोमेंटम। और 16 का सेकंड है, उसमें अपने को बताना है कि एक जो गाड़ी है 1500 kg की है, ठीक है, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव बोल रखा है, ठीक है ना। और विरामावस्था उसको रोकना है, मतलब फ्रिक्शन निकालना है। गाड़ी को सड़क पे लगने वाला बल बताना है, मतलब अपनी जो 1500 kg की है और एक्सेलरेशन अपने को दे रखा है, और अपने को फोर्स बताना है, ठीक है। और जो अपना क्वेश्चन नंबर 17 है जिसमें अपने को बताना है एटॉमिक नंबर पूछा है हमसे, आइसोबार को डिफाइन करना है और मास नंबर को डिफाइन करना है। एक बार 17 तक क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अपने क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है? 13 से 17 तक, ठीक है ना। चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और इनको बेहतरीन ढंग से तैयार कर लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेहतरीन कंटेंट मिलेगा और यही चीज़ आपके ईयरली एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाने वाली है, ठीक है। तो अपने 13वां क्वेश्चन जो था उसमें सबसे पहले पूछा गया तो की व्याख्या कीजिए, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो संतृप्त विलयन, पहले सैचुरेटेड विलयन क्या होता है? संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा होती है जो किसी विशिष्ट तापमान पर दिए गए विलायक में घुल सकती है, अर्थात उन परिस्थितियों में से कोई और नहीं घुल सकता, ठीक है। मतलब अधिकतम आपने कुछ चीज़ मिक्स कर दी उसके बाद मिक्स नहीं कर सकते हैं, उसे संतृप्त विलयन बोलते हैं। अ सैचुरेटेड विलयन इज ए सॉल्यूशन that contain the maximum amount of solute that can dissolve in a given solvent at a specific temperature, ठीक है, मीनिंग नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व अंडर दोज कंडीशंस, ये ध्यान रखना। अगला हमसे पूछा प्योर सब्सटेंस इन शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं या अणुओं का बना होता है। शुद्ध पदार्थों को एक निश्चित संरचना
या संरचना होती है, उनकी निश्चित संरचना होती है और उनके भौतिक गुण भी अच्छी तरह से परिभाषित होते हैं, मतलब उनके भौतिक गुण फिक्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं अपने शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं, पानी, लोहा, नमक, है ना। अ प्योर सब्सटेंस इज मटीरियल दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंसेज हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर एंड वेल डिफाइंड फिजिकल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल हो जाएगा अपने वाटर, सॉल्ट, आयरन, ठीक है। इसके बाद में अपने से तीसरा इसमें पूछा गया था कोलाइड। तो कोलाइड क्या होता है, देखिए कोलाइडो दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को निलंबित छोटे कणों से बना होता है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन घोल में मौजूद कणों से ये बड़े होते हैं। कोलाइड जो होते हैं विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अ कोलाइड इज ए मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस वेयर वन सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द अदर सब्सटेंस, जो दूसरे में घुला हुआ होता है। द पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू सीन बाय सीन विद द नेकेड आई, नंगी आंखों से हम उनको नहीं देख सकते, बट दे आर लार्जर देन दोज इन सोल्यूशन, लेकिन जो विलियन होता है सोल्यूशन उससे बड़े पार्टिकल होते हैं। और कोलाइड्स आर हेटेरोजेनस मिक्सचर, कोलाइड जो होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है। 13वें के बाद आते हैं 14वें क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे पूछा था, आपने क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये पूछा था कि किसानों के लिए पशुपालन प्रणाली किस प्रकार से लाभदायक है। हाउ डू गुड एनिमल्स हस्बेंड्री प्रैक्टिस बेनिफिट फार्मर, के लिए क्या बेनिफिट होता है। तो देखिए पशुपालन पद्धतियाँ पशुओं के स्वास्थ्य, उत्पादकता में सुधार लाने किसानों को लाभ पहुंचाती है, ठीक है, जिससे दूध, अंडा, मांस इनकी पैदावार भी करते हैं। साथ ही मिट्टी को समृद्ध बनाने के लिए खाद और स्थिर आय का स्रोत भी मिलता है, मतलब बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है ना। एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस बेनिफिट्स फार्मर इंप्रूविंग एनिमल health and productivity, leading to increased yielding of milk, egg, meat, as well as providing manure for soil enrichment and a stable income source, ठीक है ना। जानवरों से खेती के साथ खेती करवाने में भी उनकी हेल्प कर होती है, और दूसरा दूसरा उनसे मिलने वाले जो उत्पाद है वो भी बहुत यूजफुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना 15, जिसमें हमने थर्ड लॉ बताना है, ठीक है। तो तीसरा नियम क्या है और उसका उदाहरण से भी समझाना है, ठीक है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया के लिए हमेशा विपरीत दिशा में और समान परिमाण की प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति चलता है तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार व्यक्ति चलने में सक्षम तभी होता है जब वो जमीन को पीछे की ओर धकेलता है, और प्रतिक्रिया स्वरूप वो व्यक्ति समान बल आगे की ओर लगता है और वो आगे चल देता है, ठीक है। तो ये अपना एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इंग्लिश में किस प्रकार से लिखेंगे अपने, Newton's third law of motion states that there is always reaction for every action in opposite direction and of equal magnitude. Example हो जाएगा walking a person. A person is able to walk because of the Newton's third law of motion. During walking a person pushes the ground in backward. आदमी ग्राउंड को पीछे की ओर धक्का मारता है पीछे की डायरेक्शन में, एंड इन द रिएक्शन द ग्राउंड ऑल्सो पुशेज, और ग्राउंड है आदमी को पुश करता है इक्वल सेम मैग्नीट्यूड से, जितना आदमी ने ग्राउंड पे फोर्स लगाया उतना ही ग्राउंड आदमी पे फोर्स लगाता है और अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, उस कारण से आगे बढ़ पाता है। क्वेश्चन नंबर अपना 16 है, जिसमें हमसे पूछा था संवेग को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफाइन द मोमेंटम। तो मोमेंटम को देखते हैं। मोमेंटम क्या होता है, संवेग एक गतिशील पिंड की गति की मात्रा है जिसे उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में मापा जा सकता है। यानी किसी भी पिंड का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो होता है वो संवेग कहलाता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ a moving body measured as the product of its mass and velocity, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब इसमें अगला एक क्वेश्चन हमसे भी पूछा है कि एक जो गाड़ी थी ना 1500 kg की, और उसका एक्सेलरेशन दे रखा था और अपने को उस गाड़ी को रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना था वो बताना है। तो मास ऑफ व्हीकल यानी m, द्रव्यमान हो गया अपना 1500 kg, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बोला एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपना ए यहाँ पे लिखा हुआ है -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा किस में होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये दो चीज़ें मिल गई। अपने को बोला कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma, बस अपने पास m भी पड़ा है a भी पड़ा है,
तो क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, माइनस साइन आगे रखना है। मल्टीप्लाई जब हम इन दोनों को कर लेंगे तो अपने पास आंसर आएगा -2550 माइनस का, ठीक है, इतना फोर्स लग जाएगा। तो इतना फोर्स लगा, माइनस का मतलब होता है फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। गति के विपरीत दिशा में बल लगा है, उसके कारण यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है ना। तो आपने आंसर आ चुका है, कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगला अपने क्वेश्चन नंबर 17 था, जिसमें हमें पहला बताना था परमाणु क्रमांक क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो इसको डेफिनेशन देखिएगा, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या को, मतलब कोई भी एक अपना जो तत्व है उसके नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उसको हम बोल देंगे परमाणु क्रमांक, ठीक है। इसे जेड से दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, द एटम नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम दैट ऑफ एलिमेंट। उस एलिमेंट के जितने भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं उसको हम जेड से किसको, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। सेकंड हमसे पूछा था समभारिक क्या होता है, यानी समभारिक को हम बोलेंगे आइसोबार्स, ठीक है। तो देखिए, समभारिक विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, ठीक है। परमाणु क्या बोले, समभारिक, भारिक को भार समझ लो, भार को द्रव्यमान मान लो एक बार के लिए, ठीक है ना। तो समभारिक जिनका द्रव्यमान संख्या समान होती है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सेम रहते हैं, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है, यानी प्रोटॉन की संख्या अलग होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दे रखा है 17 नंबर पे आता है क्लोरीन, 18 पे आता है अपने आर्गन, 19 पे आता है पोटेशियम, 20 पे आता है कैल्शियम, ठीक है ना। तो इन सभी के परमाणु क्रमांक अलग है, ठीक है ना, मतलब परमाणु संख्या सबकी अलग है, लेकिन सबकी द्रव्यमान संख्या 40 40 40 40 सबकी समान है। तो ये एग्जाम्पल अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आइसोबार आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट हैव द सेम मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम रहते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा अपने क्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम, पोटेशियम, ये वाले, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था इसमें तीसरा, कि आपको बताना था द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर क्या होता है। तो मास नंबर अब तक क्लियर हो गया होगा आपके। किसी परमाणु में द्रव्यमान संख्या, मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। तो क्या होता है, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या P प्लस एन इज कॉल्ड ए यानी अपना द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, जिसमें हमसे पूछा गया है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। 19वें में अपने को बताना चाल और वेग में अंतर, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। फिर 20वें के अंदर अपने किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, उसके लिए व्यंजक मतलब फॉर्मूला लिखना है, काइनेटिक एनर्जी होती क्या, और उसका राइट इट्स अ फॉर्मूला, ठीक है। फिर अपने को एक महीने की यूनिट है ना, जो 250 यूनिट खर्च हो रही है, तो जूल में ये कितना होगा, ये टोटल एनर्जी अपने को जूल में डिफाइन करनी है, ठीक है। चलिए 20 तक क्वेश्चन देखते हैं, ये 3 क्वेश्चन देखते हैं पहले। अठारहवां देखते हैं, थॉमसन वाला, ठीक है ना। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, तो देखिए, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार प्लम पुडिंग मॉडल इसको हम कहते हैं, अक्सर इसका नाम प्लम पुडिंग रखा हुआ है। इसमें यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु का धनात्मक आवेश एक गोला है, ठीक है। परमाणु जो धनात्मक आवेश एक गोला है जिसके भीतर में ऋण आवेश वाले इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित रहते हैं, जिसे पुडिंग में प्लम के समान माना गया। मान लीजिए ये इस प्रकार एक गोला है, इसका बाहर वाला जो ये हिस्सा जो हम बना रहे हैं इसको बोला कि ये धन आवेशित है, और इसके अंदर यूं पड़े है ना बीच में, ये ऋण आवेशित है, ठीक है। ये बोला था थॉमसन ने, ये थॉमसन का परमाणु मॉडल था। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल ऑफ्टन कॉल्ड द प्लम पुडिंग मॉडल proposed that an atom is a sphere of positively charged with a negatively charged electron embedded within it similar to the plum in a pudding, ठीक है ना, ये बोला था, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें अपने को डिफरेंस बताना है स्पीड एंड वेलोसिटी यानी चाल और वेग के अंदर। तो देखिए क्या अंतर होता है,
चाल क्या होता है? दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। दूरी कितनी चेंज हुई उसके परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। और वेग जो क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है ना। चाल अदिश राशि है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं है, जबकि वेग सदिश राशि है। गतिमान वस्तु का चाल शून्य नहीं हो सकता, जबकि गतिमान वस्तु का वेग शून्य हो सकता है। दूरी में परिवर्तन से चाल में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन विस्थापन की मात्रा या दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। ये अंतर याद रखिएगा। इंग्लिश में किस प्रकार से लिखेंगे तो देखिए, स्पीड इज डिफाइंड as the rate of change of position of a body in any direction। किसी भी डायरेक्शन में बॉडी की जो रेट चेंज होता है, उसमें पोजीशन चेंज होती है, उसी को हम बोलते हैं स्पीड। और वेलोसिटी होता है जिसके अंदर बॉडी की पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज होती है। इधर कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, इधर फिक्स डायरेक्शन होती है। इससे ये पता लगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। और द स्पीड ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो और पॉजिटिव, स्पीड जीरो और पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है ना। और वेलोसिटी जो है ये बॉडी की पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने 20वां से पहले 19वां क्वेश्चन जो है, 18 डिस्कस कर लिया, 19वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आते हैं जिसमें थोड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ से अपने को मिलेंगे। ठीक है ना, परीक्षा के अंदर। तो चलिए किस प्रकार से इनका आंसर देना है। निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के अपने को नाम लिखने हैं। तो पहला बोला है CaCO3, तो सिंपल सा है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, लिखने की जरूरत ही नहीं है। पोटेशियम नाइट्रेट, इसका नाम KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट। कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन अपने 22वां, जिसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर बताना है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। फिर इसमें पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र, ठीक है ना, एकदम डायग्राम बनाना है, लेबल्ड पिक्चर बनानी है। ठीक है। और 20 में बोला है पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्य लिखने हैं, फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, और न्यूरॉन का यहाँ पे अपने को लेबल डायग्राम बनाना है। ठीक है। और उसके बाद में एक न्यूमेरिकल अपना 24वां क्वेश्चन, जिसमें क्या है, एक ट्रेन है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, मतलब u बराबर 0 हो गया। ठीक है। फिर 5 मिनट में टाइम आ गया अपने 5 मिनट। इस 5 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है। और स्पीड ये है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। एक्सेलरेशन सेम दे रखा है, तो अपने को एक एक्सेलरेशन निकालना है, रेलगाड़ी डिस्टेंस निकालना है। चलिए निकालते हैं। ठीक है। उससे पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन डिस्कस करके फिर इस पे आते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया अपना, 22वें से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 19वां डिस्कस करना है ना, एक सेकेंड। यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, 18 तक डिस्कस कर लेते हैं। चाल और वेग में अंतर, ये डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी, और फिर है ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, ये लिखते हैं, और ये यूनिट। ठीक है ना। 19-20 यहाँ पे अब आपके लिए आंसर यहाँ लिख रखे हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं 19-20। 19 तो हमने देख लिया था, 20 देखते हैं। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है अपने कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए इसका सूत्र लिखिए। तो गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा जो किसी वस्तु की उसकी गति के कारण उसमें द्रव्यमान और उत्पन्न होती है। ठीक है। और ये द्रव्यमान और गति दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है। जैसे देखो, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। ठीक है। ये किसके कारण उत्पन्न होगी? गतिज ऊर्जा गति के कारण उत्पन्न होती है। ये द्रव्यमान और वस्तु के वेग पर निर्भर करती है। ठीक है। इतना ही लिखना आपको, ये फॉर्मूला यहाँ पड़ा, ये लिखना है बस। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट पजेसेस ड्यू टू इट्स मोशन। जो इसके मोशन के कारण एनर्जी आती है उसको कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। इट डिपेंड्स ऑन बोथ इट्स मास एंड इट्स स्पीड। ये इसकी स्पीड यानी वेलोसिटी और मास, इन दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 21वां हमने डिस्कस कर लिया था, 22वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने एक और पूछा हुआ था ना, जिसमें गतिज ऊर्जा के बाद सेकंड में ये पूछा था कि अगर मान लीजिए इन्होंने बोला था कि अपने 250 यूनिट है, इसको जूल में चेंज करो। किस में चेंज करूं? जूल में।
तो ध्यान रखिए एक यूनिट जो होता है, एक यूनिट वो इक्वल होता है 1 किलोवाट के, किलोवाट घंटा के, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है और 1 किलोवाट घंटा में जूल कितने होते हैं, तो एक यूनिट तो सेम रखा हमने, 1 किलोवाट होता है ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, ठीक है। अब 1 किलोवाट घंटा हमको पता है, ठीक है। अपने को एक यूनिट की वैल्यू अगर जूल में इतनी है, तो हमसे पूछा है कि 250 यूनिट की बताऊं, तो इसका सिंपली 250 से गुणा कर लेना है। किसका? 250 का गुणा कर लेना है 3.6 इंटू 10⁶ से, ठीक है ना। तो अपने पास आंसर आएगा 9 इंटू 10⁸ जूल, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक यूनिट जो होता है वो अपने इसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा जूल में इतना होता है, ठीक है। तो 250 यूनिट थे, इसका मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 22वां, जिसमें हमको बताना है अपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, ठीक है ना। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी ध्यान से सुनते रहना, बड़ा ही आसान है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक होती है द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज नॉट डिस्टिंक्ट। जो प्रोकैरियोटिक में होता है न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड नहीं होता है, पूर्ण विकसित नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियाई जो होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है, न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। डिस्टिंक्ट होता है पूरा एकदम, कहने का मतलब पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। दूसरा बोला प्रोकैरियोटिक सेल आर अबाउट 1 to 10 म्यूमीटर इन साइज। ये जो होती हैं 1 से 10 म्यूमीटर होती है इनका आकार, जबकि इनका आकार 5 से 100 म्यूमीटर होता है। मतलब ये बहुत छोटी, ये थोड़ी इनसे कंपेरेटिवली बड़ी होती है, ठीक है। इसमें जो इजी डिफरेंस है, क्योंकि अपने को यहाँ 3 ही लिखने, यहाँ खूब सारे दे रहे थे, तो इजी और शॉर्ट में उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, अब ये जाहिर सी बात है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, तो जो इसके अंदर वाला जो मटेरियल होता है वो यूं ही पड़ा रहता है और इसमें कवर रहता है, ठीक है ना, एकदम डिफाइन रहता है। द सेल ऑर्गेनेल इफ प्रेजेंट आर विदाउट मेम्ब्रेन। अगर सेल ऑर्गेन होते ही नहीं होते हैं, वो विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, और इनमें सेल ऑर्गेन होते हैं ऑलवेज बाउंड विद मेम्ब्रेन्स, ठीक है। इसमें प्रोकैरियोटिक डीएनए इज प्रेजेंट, और इसमें क्या होता है, इसमें होता है द न्यूक्लियस इज डिस्टिंक्ट विद मोर देन 1 क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं, देयर इज अ सिंगल क्रोमोसोम, इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें 60S टाइप के राइबोसोम होते हैं, इसमें 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें हमसे पूछा था कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बाद में अपने जो एक शेल बनानी थी, कौन सी, पादप कोशिका का एक चित्र। तो यहाँ पे ये पादप कोशिका प्लांट सेल जो है ये पड़ी है, यहाँ पे आपको इसको ध्यान से बनाना, जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है आपको और करवा दी जाएंगे, लेकिन इनको एक बार अच्छे से, ये इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे, ठीक है ना, आपकी बुक में आ रखे, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर 23rd क्वेश्चन पूछा था कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए, राइट द फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। तो देखिए क्या कार्य होता है। वाष्पोत्सर्जन पौधे के विभिन्न भागों में पानी और खनिज के सेवन में मदद करता है। पौधे के शरीर से पानी के लगातार निष्कासन के कारण पौधे के भीतर पानी का संतुलन बना रहता है। यह परासरण को बनाए रखता है और कोशिकाओं को कठोर बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है, इन दोनों का सहवन होता है, पहले तो पानी और खनिज का, और पौधे के शरीर से लगातार पानी निकलता है, तो वहाँ पानी का संतुलन बना रहता है, ठीक है। परासरण की क्रिया से ये चलता रहता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के हर पार्ट में ये पानी भेजा जाता है। ड्यू टू द कंटिन्यूअस एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी देयर इज अ बैलेंस ऑफ वाटर मेंटेन्ड विद इन द प्लांट। प्लांट के अंदर तो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी इस वाटर के कारण ही होता है। ऑस्मोसिस इसमें चलता रहता है, शेल रिजिड बनाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो इसमें अपने को दे रखा था कि आपको इसमें बताना था अपने न्यूरॉन जो है उसकी डायग्राम बनाना है, नाम साथ में लिख, ठीक है ना। तो इस प्रकार का आप बना देने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, और इंग्लिश में जो आपके नाम है वो इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर 24th क्वेश्चन देखते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। इसके बाद में अपने 4 क्वेश्चन और बचेंगे, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने कहा कि अपनी जो गाड़ी थी, क्या बोला था क्वेश्चन में, ट्रेन है वो विरामावस्था मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यू हमने यहाँ पे 0 ले लिया, वी हमने 72 किलोमीटर पर आवर लिया, तो इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। इस प्रकार से करेंगे। जब भी हम छोटी वैल्यू में चेंज करते हैं 5 और 80 नीचे लिखते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो हम अगर इसको हम काट दें तो अपने ये बनेगा 18 फोर जा, ठीक है ना, 18 फोर जा 72, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया। टाइम अपने को 6 मिनट दे रखा था, कितना था, 6 मिनट तक 5 मिनट, यहाँ पे दे रखा अपने 5 मिनट, ठीक है ना, 5 मिनट, यहाँ पे मिस प्रिंट है, ठीक है, ये 5 मिनट लिख दीजिए, 5 मिनट टाइम था। ठीक है, तो हमने कहा 5 मिनट, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो टोटल सेकेंड हो जाएंगे अपने 300 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड में लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने किलोमीटर पर आवर को भी यहाँ सेकेंड मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया, तो यहाँ भी सेकेंड आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हमको जो चाहिए हम निकाल सकते हैं। पहला हमसे पूछा एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि v माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला है। हमने यहाँ पे रख दिया अपना, ठीक है ना, अपना v रख दिया, यहाँ पे u 0 था रख दिया, नीचे 300 रख दिया, डिवाइड किया तो अपने पास ये आंसर आया 1/3 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हमसे पूछा कि ये जो गाड़ी है ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था, दूरी कितनी की थी। तो अपने पास u है, v है और a भी है, तो s निकालना, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा देंगे, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी वैल्यू पुट कराएंगे, अपने को s की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से 2a है, इसके नीचे चला गया, u अपना 0 था तो इसको हटा सकते हैं आप, तो अपने पास वी स्क्वायर अपॉन 2a, ये पड़ा अपने पास फॉर्मूला, वैल्यू यहाँ पे पुट करा देंगे। v अपने पास 20 था, 20 का लिख देंगे 400, ठीक है, इसका स्क्वायर, और 2 का 2 लिख देंगे, और एक्सेलरेशन अपना था 1/15, इस प्रकार से 15 अपने ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इंटू 15 इस प्रकार से हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा अपने 400/15 भी ऊपर गया, और नीचे रहेगा 2। ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 200, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 मीटर, और 3000 मतलब होता है 3 किलोमीटर। ठीक है ना, तो अपना आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है ना, एक बार वीडियो को आप वापस देख सकते हैं अगर थोड़ा बहुत आपको डाउट लगता है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है तो उनके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने 25वां, जिसमें 25वां जो निबंधात्मक क्वेश्चन शुरू होते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन अपने को मिलने वाला है, ये क्वेश्चन बड़े वाले। ठीक है, इसमें से एक एक क्वेश्चन क्योंकि और में दे रखा, तो हम एक एक डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं हम, निम्नलिखित पर टिप्पणी राइट शॉर्ट नोट ऑन लिखना है। ठीक है, या तो प्लास्टिड पे लिख दो, माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों पे लिख दो, या फिर आप केंद्रक न्यूक्लियस और गोल्जी उपकरण पे, गोल्जी अपैरेटस पे लिख दो। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में इसमें बोला है सहवन उत्तक को परिभाषित कीजिए, जाइलम फ्लोएम में अंतर बताइए, डिफाइन वेस्कुलर टिश्यू एंड एक्सप्लेन डिफरेंस इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ये वाला कर लो, नहीं तो इसके अथवा में ये वाला आप कर सकते हैं, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। फिर पराध्वनि क्या होते हैं, इसके अनुप्रयोग लिखिए, व्हाट इज अल्ट्रासाउंड, राइट इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करने वाले, इसके और को नहीं देखेंगे। उसके बाद में 28वें में हमसे पूछा है कि अंतरा फसलीकरण किसे कहते हैं, इससे होने वाले लाभ लिखिए, व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग, राइट्स इट्स एडवांटेजेस। तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर इनके भी आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख दीजिएगा, आपको वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 से। ठीक है, 25 से। प्लास्टिड को पहले देख लीजिए क्या होता है। पौधे और शैवाल कोशिकाओं में पाए जाने वाले झिल्ली से घिरे कोशिकांग जो भोजन, वर्णक और अन्य महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण और भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें हम प्लास्टिड कहते हैं। ठीक है, ये दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं, इनमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है, ये दोहरी झिल्ली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दोहरी झिल्ली से घिरे रहते हैं और इनमें खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये महत्वपूर्ण भोजन, वर्णक होते हैं, उनका भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनका निर्माण करने में इनका काम होता है। ठीक है, इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, प्लास्टिड्स आर
membrane bound organelles found in plants algae cell that play a vital role in the manufacturing and storage of food, pigments and other important components. They are surrounded by a double membrane. ये डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, इनका खुद का ओन डीएनए एंड राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये कोशिकांग जहाँ कोशिका की अधिकांश कोशिकीय श्वसन नामक प्रक्रिया में के माध्यम से उत्पन्न होती है, जो एटीपी के रूप में इनमें उपयोग में ली जाती है। कहने का मतलब ये ऊर्जा जो होती है श्वसन क्रिया में ऊर्जा यहीं पे होती है, एटीपी के रूप में संचित रहती है, इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। Mitochondria are often called the powerhouse of the cell because they are the organelle where most of the cell's energy is produced through a process called cellular respiration, converting food into usable energy in the form of ATP। ठीक है। इसके बाद 26वां क्वेश्चन में आपने पूछा था कि सहवन उत्तक को परिभाषित और जाइलम फ्लोएम में डिफरेंस। तो सहवन उत्तक क्या होता है, देखिए यानी वेस्कुलर टिश्यू। सहवन उत्तक एक जटिल उत्तक होते हैं जो पूरे पौधे को पानी, पोषक तत्व और भोजन का परिवहन करते हैं। ये जाइलम फ्लोएम से बना होता है, ये जो सहवनी बंडलों में पाए जाते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब वेस्कुलर टिश्यू इन ए प्लांट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड थ्रू आउट द प्लांट। इट्स मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम विच आर फाउंड इन वेस्कुलर बंडल। ठीक है, ये आपको लिख देना है। उसके बाद में इनके डिफरेंस देख लीजिए। ठीक है, जाइलम फ्लोएम में सिंपली हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों के इंग्लिश में दे रखे हैं, तो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। आपको कम से कम 4 आने चाहिए, यहाँ पे काफ़ी लिख रखे हैं। ठीक है ना, 8 9 लिख रखे हैं। ठीक है, देखिए जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट। आपको ध्यान रखना जाइलम जाइलम अगर हिंदी वाले विद्यार्थी करेंगे जाइलम, जाइलम से होता है जल, तो ध्यान रखिएगा जाइलम क्या है, जल का ट्रांसपोर्ट करता है, जल को पौधे में ऊपर की ओर भेजता है, जड़ों से होते हुए ऊपर की ओर भेजता है। फ्लोएम, फ्लोएम होता है फूड को, फ्लोएम क्या करेगा, फूड को, ये जो फूड मटेरियल होता है उसके पौधे के हर दिशा में भेजता है, हर भाग में भेजता है। जाइलम जो होता है अपने क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियार्ड्स, वेस्कल्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा, ये इसके पार्ट होते हैं। इसके पार्ट जो होते हैं उसमें सीव ट्यूब्स होते हैं, सीव सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है। ठीक है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं पॉइंट, इसको आप नहीं करोगे भी चलेगा। ये ऊपर वाले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको पॉइंट है, ध्यान रखना। ओनली जाइलम पेरेन्काइमा इज लिविंग, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होती है, बाकी जाइलम पूरा नॉन लिविंग होता है। मतलब जाइलम पेरेन्काइमा जीवित कोशिका होती है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ आपको सीव ट्यूब्स, सीव सेल, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम आर लिविंग, मतलब ये सारे इसमें लिविंग होते हैं। इसमें सिर्फ क्या नॉन लिविंग होती है, इसमें जो फाइबर होते हैं फ्लोएम फाइबर ये मृत होते हैं यानी डेड होते हैं। ठीक है ना, बाकी सारे जीवित होते हैं। अगला देखिए, जैसे यहाँ लिख दिया है फाइबर है वो डेड है, और इसमें अपने डेड वाला यहाँ बता दिया, सेम चीज़ को यहाँ बता दिया। ठीक है, जाइलम गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, जाइलम पौधे को यांत्रिक शक्ति देते हैं, जाइलम पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, ये यांत्रिक शक्ति प्रदान नहीं करता है। ठीक है, अगला लिख सकते हैं कि ये अगर बड़ा वाला आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो। जाइलम इज स्टार शेप्ड, ये स्टार शेप का होता है, तारा आकृति का होता है, ये स्टार शेप का नहीं होता है। जाइलम ऑक्यूपाई अ सेंटर ऑफ द वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल के मध्य में होता है, और फ्लोएम है आउटर साइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल यानी अपने जो सेवेनी बंडल होते हैं उसके बाहर की साइड होता है। ट्यूबुलर विद हार्ड वॉल्ड शेल, इसमें हार्ड मतलब ट्यूब के समान होते हैं, कठोर कोशिकाओं से, ये सॉफ्ट कोशिकाओं से होता है, बना होता है। ठीक है, अगला देखते हैं अपने 27वां क्वेश्चन, जिसमें था आपने कि पराध्वनि क्या होती है, इसके अनुप्रयोग बताना है। तो देखिए पराध्वनि क्या होती है, ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति किसी भी मानव के स्वर्ण सुनने की क्षमता श्रव्य सीमा के ऊपर होती है उन्हें पराध्वनि कहा जाता है। हर व्यक्ति की श्रव्य क्षमता अलग अलग हो सकती है, लेकिन नॉर्मली 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज के बीच की ऑडिबल रेंज होती है। उससे ऊपर, इससे ऊपर जब भी कोई 20,000 हर्ट्ज से ऊपर कोई भी साउंड जाती है तो वो क्या कहलाती है, पराध्वनि कहलाती है। ठीक है ना। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, साउंड वेव
whose frequencies are above the upper audible limit of any human hearing are called ultrasound. Its limit varies from person to person, but it is approximately 20 hertz, 20,000 hertz. The physical properties of ultrasound are most similar to the traditional audible sound. अब इसके अनुप्रयोग देखिए, इसके यूज़ कहाँ होते हैं। चिकित्सा अमेजिंग, मतलब चिकित्सा में यूज़ होता है अल्ट्रासाउंड का। शरीर के भीतरी अंग होते हैं, उत्तक होते हैं, उनकी छवि यानी फोटो बनाने के लिए और उनकी निगरानी करने के लिए होता है। औद्योगिक अनुप्रयोग होते हैं अल्ट्रासाउंड का, यानी पराध्वनि का उपयोग होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी जैसे तकनीक में होता है, जिसमें रोग दोष का पता लगाया जाता है, दरारों का पता लगाने के, धातु जैसी मशीनों में दरारों का पता लगाने के लिए करते हैं। अन्य अनुप्रयोग में आ जाएगा अपने सफाई के अंदर रेजिंग हो गया, नेविगेशन और संचार में इनका यूज़ किया जाता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे अपने मेडिकल इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड इज यूज क्रिएट इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड टिश्यू एडिंग इन डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग। ठीक है। दूसरा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ये क्या होता है, तो अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज्ड टू डिफेक्ट फ्लूज एंड क्रैक्स इन materials like metal through the technology like अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है ना, उसके माध्यम से पता लगाते हैं। दूसरे भी इसके एप्लीकेशन जिसमें क्लीनिंग है, रेंगिंग है, इन सभी में काम आती है। अपना लास्ट क्वेश्चन जो इस पेपर का है वो, अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, आपके लिए इसी प्रकार का शानदार कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये आपको किस प्रकार का वीडियो लगा, इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना। अंतरा फसलें से आप क्या तात्पर्य, और एक निश्चित पंक्ति के पैटर्न में एक साथ दो या दो से अधिक पौधों को जो हम उगाने की प्रथा है उसको अंतरा फसलीकरण कहते हैं। क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन क्या था अपने, अंतरा फसलीकरण, है ना। तो लिख देंगे कि इंटरक्रॉपिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू एंड मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट रो पैटर्न। कहने का मतलब यहाँ पे आपने एक क्रॉप लगाई, उसके बाद यहाँ एक क्रॉप लगा दी, उसके बाद यहाँ लगा दी, एक पैटर्न में आप क्रॉप लगाते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार का अंतरा फसलीकरण या इंटरक्रॉपिंग, मतलब ये क्रॉप है उसके अंदर एक क्रॉप डाल दी, यहाँ पे एक और अंदर क्रॉप डाल दी। ठीक है ना। और हो सकता है ये दोनों सेम क्रॉप हो जाए। ठीक है ना। और हो सकता है फिर आप ये वाले सेम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इसके लाभ क्या होते हैं, तो इनके जो है ना, क्या इनके लाभ होते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला लिख देंगे, प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि, भूमि में अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करके अंतरा फसलें से कुल उपज में वृद्धि हो सकती है। मिट्टी की उर्वरकता में सुधार हो जाएगा। ठीक है ना। इससे उर्वरकता में सुधार, कीट और रोग नियंत्रण हो सकता है। मान लीजिए इधर वाली फसल किसी कीड़े से खराब हो रही तो ये उसी कीड़े से खराब हो, ऐसा ज़रूर नहीं है, तो इससे ये बचाव हो सकता है। ठीक है ना। और फसलों की विफलता का कम जोखिम, फसलें खराब कम होगी, क्षरण क्षय नियंत्रण और जैव विविधता इससे बनी रहती है। ठीक है। इंग्लिश में किस प्रकार से लिखेंगे, यूज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इम्प्रूव्ड सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी, अगर एक ही क्रॉप बार बार उसी लैंड पे हम लगा रहे हैं तो धीरे धीरे खराब हो जाती है, तो ये हो जाएगा। रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर का रिस्क है वो बंद कम हो जाएगा। पेस्ट एंड डिसीज कंट्रोल हो जाएगा, इरोजन कंट्रोल हो जाएगा और बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन है। कोई आपको समस्या रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए। सारे जो सब्जेक्ट हैं उन सभी का आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सारे पेपर्स के सोल्यूशन इस चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।